हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर GS रावत स्वागत करता हूं आपका एग्रीकल्चर गुरुदेव के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम वर्ष 2018 का बायोलॉजी का पेपर सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था वह जो बेमेल है उसे ज्ञात करें। आइडेंटिफाई द ऑन दैट इज मिसमैच्ड। ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑप्शन था एक ने था जॉल एस फिश, बिना जबड़े वाली मछली, ऑक्टिक थीज में अस्थिल मछली, नेथोस्टोमेटा में जबड़े वाली मछली, कॉन्ट्रिक थीज में अस्थिल मछली। ध्यान रखना कभी भी कॉन्ट्रिक थीज में क्या आता है, कॉन्ट्रिक थीज में आता है क्या आता है, कॉन्ट्रिक थीज में आता है उपास्थीजात मछलियाँ आती हैं। कॉन्ट्रिक थीज में क्या आता है, उपास्थीजात मछलियाँ आती हैं। ध्यान रखना इसका सही आंसर क्या होगा, डी दिल्ली। क्या होगा, डी दिल्ली। ध्यान रखना इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, कॉन्ट्रिक थीज में कौन आएगा, उपास्थीजात मछलियाँ आती हैं। ठीक है, एक गनेथा में कौन आता है, बिना जबड़े वाली मछली। देखो इन मछलियों को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक गनेथा और गनेथोस्टोमेटा। एक गनेथा में कौन आता है, एक गनेथा में आता है तुम्हारा बिना जबड़े वाली मछली, और गनेथोस्टोमेटा में आता है तुम्हारा जिनमें जबड़ा पाया जाता है वो वाली मछली। ठीक है, और ऑस्टिक थीज में कौन आएगा, बोनी फिशेस आती हैं। कौन आती हैं, बोनी फिश, जिसे अपन कहते हैं अस्थिजात मछलियाँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वो था तने की पर्दी को बढ़ने का मुख्य कारण क्या है। इसमें पूछा है तने की पर्दी का बढ़ने का कारण। ध्यान रखना फर्स्ट ऑप्शन था एपिकल मेरिस्टम, सेकंड ऑप्शन था इंटरकैलरी मेरिस्टम, थर्ड ऑप्शन था वर्टिकल मेरिस्टम, और फोर्थ ऑप्शन था लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, तो याद रखना जो एपिकल मेरिस्टम है, एपिकल मेरिस्टम हमेशा जो स्टेम होगा, स्टेम की हमेशा कहाँ पर होगा, टिप पर होता है। कहाँ होता है, टिप पर होगा। तो याद रखना जो एपिकल मेरिस्टम होगा वो हमेशा प्राइमरी ग्रोथ कराएगा। एपिकल मेरिस्टम क्या कराएगा, एपिकल मेरिस्टम हमेशा क्या कराएगा, एपिकल मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, ध्यान रखना जो एपिकल मेरिस्टम होता है वो हमेशा प्राइमरी ग्रोथ कराता है, और जो लेटरल मेरिस्टम होता है वो हमेशा सेकेंडरी ग्रोथ कराता है। सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं तो इसकी परिधि को बढ़ाता है। जैसे कोई स्टेम है, इस स्टेम में जो लेटरल ग्रोथ होगी, लेटरल बोले तो मोटाई, जो तने की मोटाई को कौन बढ़ाएगा, लेटरल मेरिस्टम बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है, पार्श्व विभजोतक बढ़ाता है। और तने की मतलब लंबाई को कौन बढ़ाएगा, तने की लंबाई को कौन बढ़ाता है, एपिकल मेरिस्टम बढ़ाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी दिल्ली। क्या होगा, डी दिल्ली, फोर्थ आंसर सही होगा। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वो था वैसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। याद रखना सबसे फर्स्ट ऑप्शन था सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म, पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म, थर्ड ऑप्शन था ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म, और फोर्थ ऑप्शन था हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। याद रखना कभी भी सेप्रोट्रोफिक का मतलब ये होता है कि जो ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत जीवों से प्राप्त करते हैं। किसे प्राप्त करते हैं, मृत जीवों से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रोफिक कहते हैं। पैरासाइट किसे कहते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। ठीक है, और तीसरा कौन सा है, स्वपोषित जीव। याद रखना ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म, जो ऑटोट्रोफिक होते हैं वही जैसे पेड़ पौधे हैं, ये अपना क्या करते हैं, स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, मतलब किसके द्वारा बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं। और पर हेटेरोट्रोफिक जो सबको खा सकते हो, हेटेरोट्रोफिक कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा स्वपोषित जीव। आंसर होगा इसका थर्ड, कौन सा होगा, स्वपोषित जीव। ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन था कोशिका की रसोई किसे कहा जाता है। कोशिका की रसोई, याद रखना फर्स्ट ऑप्शन था माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड ऑप्शन था क्लोरोप्लास्ट, थर्ड ऑप्शन था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और फोर्थ ऑप्शन था गोल्गी एपरेटस। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहा जाता है किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, गोल्गी बॉडी को क्या कहा जाता है, डिस्पोजल वेब ऑफ द सेल्स। किसे कहा जाता है, गोल्गी बॉडी को कहा जाता है। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, इसी को कहा जाता है किचन ऑफ द सेल्स। किसे कहा जाता है, किचन ऑफ द सेल कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को। ठीक है, वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, SER
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है, SER और RER। कितने टाइप का होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है, SER और RER। RER होगा तो इसका मतलब क्या होगा? इसकी सरफेस पर क्या पाए जाएंगे? राइबोसोम पाए जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। और जो न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, ये न्यूक्लियस है, इसके ऊपर क्या पाई जाएगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। क्या होगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, याद रखना। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है होती है, इस फोल्डिंग से क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनते हैं। यदि इस पर यहाँ पर दाने जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, दाने लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, इन दाने लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहा जाता है? राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं, ध्यान रखना। तो ER कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, SER और RER, ठीक है। SER कब बोलेंगे? जब राइबोसोम इसकी सरफेस पर ना हो, और RER कब बोलेंगे? जब इसकी सरफेस पर राइबोसोम हो। तो इसका सही आंसर क्या था? इसका हमने क्या कोशिका की रसोई किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा बॉम्बे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इसका? निम्न में से किस पौधे में शुक युग्मन एवं ग्लूटेनोगेमी नहीं हो सकती? याद रखना, शुक युग्मन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ऑटोगेमी एंड जिटेनोगेमी। याद रखना, ऑटोगेमी किस में नहीं पाई जाती है? ऑटोगेमी जो एकलिंगी पौधे होते हैं उनमें नहीं पाई जाती। एकलिंगी पौधे जैसे, एकलिंगी बोले तो क्या बोल सकते हैं इसको अपन? यूनिसेक्सुअल प्लांट। जो यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं तो बताते हैं, मतलब उनका क्या होता है, यानी एक फ्लावर में केवल या तो मेल होगा या फीमेल होगा, ध्यान रखना। और जिसका यदि मेल एक फ्लावर पर है तो दूसरा मतलब फीमेल किस पर होगी? दूसरे प्लांट पर होगी, याद रखना। तो ये किस में पाया जाता है? ये कंडीशन पाई जाती है पपीता में पाई जाती है। किस में कंडीशन पाई जाती है? पपीता में कंडीशन पाई जाती है। इसका सही आंसर होगा दिल्ली। और याद रखना, जैसे मोनोसियस कंडीशन क्या होती है? मोनोसियस का मतलब होता है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है जैसे कोई फ्लावर है, क्या है? फ्लावर है, इस फ्लावर के अंदर मेल फ्लावर भी लगे हों और साथ साथ में क्या हो? फीमेल भी हो, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। याद रखना, जो 12th की NCERT के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मक्का, कौन सा? मक्का, कुकुरबिटा, मक्का के बाद कुकुरबिट, कुकुरबिट के बाद कैस्टर, कैस्टर के बाद कोकस, कोकस के बाद एक्लाइफा, एक्लाइफा के बाद पाइनस। ये सभी कैसे होते हैं? हर्माफ्रोडाइट होते हैं। कौन कौन होते हैं? मक्का, कुकुरबिट, मक्का, कुकुरबिट, कैस्टर, कोकस, एक्लाइफा, पाइनस। ये सभी कैसे होते हैं? मोनोसियस होते हैं। मोनोसियस बोलते हैं तो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ध्यान रखना। तो इन सभी में क्या होगी? शुक भी होगा, गिटेनोगेमी भी होगी, ध्यान रखना, ठीक है। जो यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं उनमें ना तो ऑटोगेमी होती है ना ही जिटेनोगेमी होती है, ठीक है, ध्यान रखना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इसका? किस स्थिति में हिल रिएक्शन हो सकती है? फर्स्ट ऑप्शन है इन प्रेजेंस ऑफ फेरिसाइनाइड, प्रकाश की। सेकंड ऑप्शन है प्रकाश की अनुपस्थिति में। थर्ड ऑप्शन है जब जल पूरी तरह से अनुपस्थित होता है। फोर्थ ऑप्शन है वैसे पौधे जो ऊंचाई में बढ़ते हैं। ध्यान रखना, इसकी जो हिल रिएक्शंस होती है वो किसकी प्रेजेंस में होती है? फेरिस साइनाइड की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में होती है? फेरिस साइनाइड की प्रेजेंस में होती है। इसका आंसर होगा ए, सही होगा। आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन सही, करेक्ट इज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। जल के प्रकाश अपटन के दौरान प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में निहित होने वाले तत्वों के नाम बताओ। जल के प्रकाश अपटन के दौरान प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया में निहित होने वाले तत्वों के नाम बताइए। ध्यान रखना, जो जल की फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है उसमें याद रखना मैग्नीज और क्लोरीन मुख्य 2 तत्व होते हैं जो हेल्प करते हैं किसमें? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में, याद रखना। और इसमें 3 जो फोटो रेस्पिरेशन होता है, एक प्रकाशीय श्वसन होता है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स भाग लेते हैं? उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सीसोम, ये 3 ऑर्गन्स होते हैं वो फोटो रेस्पिरेशन में भाग लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? फोटोलाइसिस ऑफ जल का प्रकाशीय अपघटन, फोटोसिंथेसिस में होने वाला जल का प्रकाशीय अपघटन में कौन से तत्व भाग लेते हैं?
तो कौन कौन से होंगे आंसर? मैग्नीज और क्लोरीन। इसका आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या होगा? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, जीनोग्राफ्ट क्या है? ध्यान रखना, जीनोग्राफ्ट का मतलब क्या होता है? ग्राफ्ट मतलब अलग अलग, जैसे मतलब फर्स्ट पहले इसके ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। अनुवांशिक रूप से समान व्यष्टियों के बीच का कलम, समान जाति के दो व्यष्टियों के बीच का कलम, विभिन्न जातियों के दो व्यष्टियों के बीच का कलम, समान व्यष्टि के एक ही क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रविष्ट की गई कोशिकाएं। तो याद रखना, जीनों का मतलब होता है अलग अलग, मतलब अलग अलग स्पीशीज। ध्यान रखना, विभिन्न जातियों के दो व्यष्टियों के बीच का ग्राफ्ट होगा। ठीक है, विभिन्न जातियों के दो व्यष्टियों के बीच का ग्राफ्ट होगा। इसका सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन होगा। क्या होगा? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार आर्की बैक्टीरिया होते हैं। अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर्की बैक्टीरिया इज। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन था ए सेपरेट ग्रुप, इनका सेपरेट ग्रुप होता है। एन एक्सटिंक्ट बैक्टीरिया, ए विलुप्त हो चुके बैक्टीरिया होते हैं। इंक्लूड इन द ग्रुप आर्किया, इनको आर्किया में सम्मिलित किया गया है। इंक्लूड इन द ग्रुप ऑफ मोनेरा। याद रखना, चाहे वो आर्की बैक्टीरिया हो चाहे वो यू बैक्टीरिया हो। पहली बात तो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया बोले तो जीवाणु, बैक्टीरिया बोले तो जीवाणु। याद रखना, क्या होते हैं? बैक्टीरिया बोल रहे हैं तो जीवाणु। बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं? 2 प्रकार के बैक्टीरिया थे, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया थे, आर्की बैक्टीरिया पुरातन बैक्टीरिया थे, सबसे पहले वाले बैक्टीरिया थे। याद रखना, तो बैक्टीरिया को एक अलग से ग्रुप रखा गया है मोनेरा में। किस में सम्मिलित किया गया है इनको? मोनेरा में। तो आंसर इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? डी दिल्ली आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कौन सा आंसर होगा? डी दिल्ली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इसका? हमारे दांतों को ब्रश करने के लिए उपयोग किए जाने वाले टूथपेस्ट का सामान्य ऐसे होते हैं। ध्यान रखना, हमारे मुंह में थोड़ी मतलब पीएच कैसी होगी? अम्लीय पीएच होती है मुंह की। तो इस अम्लीय पीएच को उदासीन करने के लिए हमें कैसा ब्रश चाहिए? क्षारीय। तो आंसर क्या होगा इसका? क्षारीय, बेसिक आंसर होगा। सेकंड सही होगा, मतलब बेसिक। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका वो था पौधे का वह भाग जो वनस्पति संचरण में उपयोग नहीं किया जाता वह है। ध्यान रखना, फर्स्ट ऑप्शन था फ्लावर, सेकंड ऑप्शन था लीफ, थर्ड ऑप्शन था स्टेम, फोर्थ ऑप्शन था रूट। याद रखना, पौधे के संचरण में कभी भी फ्लावर का यूज नहीं किया जाता। किसका यूज नहीं किया जाता? फ्लावर का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, लीफ का यूज करते हैं पौधे, स्टेम का यूज करते हैं और जड़ का यूज करते हैं। बाकी की सभी का यूज करते हैं, सिर्फ फ्लावर का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका आंसर इसका क्या होगा? आंसर इसका होगा फ्लावर, ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था आनुवंशिक प्रयोगों में अक्सर उपयोग किए जाने वाले कीट का नाम बताओ। फर्स्ट ऑप्शन था व्याध पतंग, सेकंड ऑप्शन था अल्पायु मच्छी, थर्ड ऑप्शन था घरेलू मक्खी, फोर्थ ऑप्शन था फल मक्खी। फर्स्ट ऑप्शन था ड्रैगन फ्लाई, सेकंड ऑप्शन था मे फ्लाई, थर्ड ऑप्शन था हाउस फ्लाई, फोर्थ ऑप्शन था फ्रूट फ्लाई। तो याद रखना, जो आनुवंशिक प्रयोगों में जो यूज की गई थी उस मक्खी का नाम था ड्रोसोफिला। क्या नाम था? ड्रोसोफिला। वो थी फ्रूट फ्लाई। आंसर इज फोर्थ करेक्ट होगा। आंसर क्या होगा? फोर्थ करेक्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखना, फ्रूट फ्लाई कौन था? क्या नाम था उसका? ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला। ठीक है, याद रखना है इसको। ठीक है, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था प्रकाश पोषित बैक्टीरिया वर्णक का उपयोग करते हैं। ध्यान रखना, प्रकाश पोषित बैक्टीरिया मतलब फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया यूज द पिगमेंट कॉल्ड। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन था प्लांट क्लोरोफिल, सेकंड ऑप्शन था स्पेशल फोटोसेंसिटिव पिगमेंट, थर्ड ऑप्शन था बैक्टीरियो क्लोरोफिल, फोर्थ ऑप्शन था बैक्टीरियो रोडोप्सिन। तो याद रखना, प्रकाश पोषित बैक्टीरिया हमेशा किसका यूज करेंगे? बैक्टीरियो क्लोरोफिल का यूज करते हैं। इसका आंसर होगा थर्ड आंसर होगा। क्या होगा? थर्ड आंसर होगा। थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। पादप क्लोरोफिल को कौन यूज करेंगे? पौधे यूज करते हैं। कितने टाइप का होता है क्लोरोफिल? ए और क्लोरोफिल बी। ठीक है, क्लोरोफिल बी, ध्यान रखना। एक कौन यूज करते हैं? प्लांट यूज करते हैं इसको। ठीक है, ध्यान रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था क्रैसुलेशियन। हाँ, क्रैसुलेशन अम्ल चयापचय पौधों की मदद कैसे करती है?
याद रखना कभी भी जो क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म होती है ना वो कैम प्लांटों में पाई जाती है। क्या नाम है उनका? कैम प्लांट। ऐसे प्लांट जहाँ पर पानी की कमी होती है उनमें एक कैम साइकिल चलती है, ध्यान रखना। तो क्रेसुलेशियन एसिड क्या करती है? पानी की मात्रा को कम करती है। किसकी मात्रा को कम करती है? पानी की मात्रा कम करती है, अर्थात जल को क्या करेगी? कंजर्व करेगी, जल को संरक्षित करती है। इसका फोर्थ ऑप्शन क्या कहते हैं इसके? जड़ों तथा तने के माध्यमिक विकास के द्वारा, वनस्पति प्रवर्धन के द्वारा, चयापचय की गतिविधि के द्वारा, या जल संरक्षण द्वारा। इसका आंसर होगा जल संरक्षण। क्या होगा? जल संरक्षण। आंसर इज दिल्ली करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। निम्न में से कौन सी विशेषता सहायक कोशिकाओं के विषय में सर्वोत्तम वर्णन करेगी? ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शन था सहायक कोशिकाएं केवल आकार में भिन्न होती हैं। सेकंड ऑप्शन सहायक कोशिकाओं में केवल सजातीय पतली दीवार होती है। थर्ड ऑप्शन था केवल क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है। फोर्थ ऑप्शन था सभी। इसका सभी आंसर होगा। ध्यान रखना, जो सहायक सब्सिडरी सेल्स होती है उसके सभी कार्य होते हैं, ध्यान रखना। मैंने क्या बोलते 2019 के पेपर में एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें मैंने स्टोमेटा की स्ट्रक्चर्स बनाई थी। क्या बनाई थी? स्टोमेटा की स्ट्रक्चर बताई थी। तो उसमें बताया था मैंने, जैसे ये स्टोमेटा था, ठीक है, इसके ऊपर जे वाली कौन सी थी? गार्ड सेल्स, जे वाली गार्ड सेल्स थी। और इसके ऊपर ये क्या थी तुम्हारी? ये सब्सिडरी सेल्स थी। कौन सी थी? सब्सिडरी सेल्स थी, ध्यान रखना। तो सब्सिडरी सेल्स में ना तो तुम्हारा क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ना ही न्यूक्लियस पाया जाता है। तो और दूसरी बात क्या होती है? क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है और इस पतली दीवार वाली होती हैं, ये भी सही बात है। ये आकार में कैसी होती हैं? भिन्न भिन्न होती हैं, ये भी बात सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दिल्ली सही था इसका। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ऑल ऑफ द करेक्ट। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन था उसका, वो था निम्न में से कौन उभय फ्लोएमी बंडल की विशेषता होती है? ध्यान रखना। तो उभय फ्लोएमी बंडल होते क्या हैं? पहले तो ये समझ में आना चाहिए। याद रखना, जैसे मैंने बंडल बनाया, क्या बनाया? बंडल। ठीक है, इस बंडल में ऊपर से क्या पाए जाएंगे? फ्लोएम पाया जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा? ये जाइलम होगा। बीच में क्या होगा? ये जाइलम होगा। ये क्या होगा? जाइलम। ये क्या होगा? फ्लोएम। पीएच। एक्स का मतलब जाइलम, इसका मतलब एक्स का मतलब जाइलम, पीएच का मतलब फ्लोएम। और ये क्या होगी? कैम्बियम पट्टी होगी। क्या होगी? कैम्बियम पट्टी होगी, ध्यान रखना। ठीक है, उभय फ्लोएमी बंडल का मतलब क्या होता है? जाइलम के ऊपर दो फ्लोएम पाए जाते हैं और किसके द्वारा अलग होता है? कैम्बियम के द्वारा अलग होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है? जाइलम खंड केवल दो फ्लोएमों के मध्य स्थित होता है, सही बात है। द्विपक्षीय बंडल में कैम्बियम की दो पट्टियां होती हैं एवं बाह्य जाइलम में दो किनारों पर होते हैं, ये भी सही बात है। और इसका फोर्थ क्या कह रहा है इसमें? एक संयुक्त संबंधी बंडल जिसमें एक फ्लोएम खंड बाहर की ओर निहित होता है और अन्य फ्लोएम खंड अंदर की ओर निहित होता है, तो ये भी सही है। लेकिन इसका क्या दे रहा है? ऑल ऑफ द एबव सही होगा इसका आंसर। क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव सही होगा। तो याद रखना, जो कौन से वैस्कुलर बंडल बोलेंगे इसको हम? उभय फ्लोएमी या बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल। बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल पाया जाता है, याद रखना, कुकुरबिटेसी फैमिली में। ये किसमें मिलेगा तुम्हें? कुकुरबिटेसी फैमिली में देखने को मिलेगा, याद रखना। कुकुरबिटेसी फैमिली में देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या था? निम्न में से एक बल्ब में तना के समान है। याद रखना, पहली बात तो बल्ब क्या होता है? जो प्याज देखिए, प्याज कैसी होती है? प्याज मांसल होती है। कैसी होती है? मांसल। तो ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? डिस्क आकार की संरचना जिसमें मांसल सल्क वाली पत्तियां विकसित होती हैं, ये सही है, करेक्ट आंसर है। और सेकंड ऑप्शन हरी बेलनाकार संरचना है, रोमिल समूल, गुलाबी रंग के सूखे पत्ते सल्क, बाकी की सब गलत हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स फ्रॉम विच फ्लैशी स्केल लीव्स। आंसर होगा ए करेक्ट। ठीक है, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? निम्न में से पर्णाव ग्रंथ, ध्यान रखना, देखो पर्णाव ग्रंथ, हाँ पर्णाव ग्रंथ याद रखना, जो पत्ती का रूपांतरण है। पर्णाव ग्रंथ का लक्षण पहचानो। पर्व संधि पर्व अनुपस्थित होते हैं। तना चपटी पत्ती जैसी संरचना में रूपांतरित हो जाता है। सामान्यतः पत्ती के कक्ष में विकसित होते हैं। इसमें कम या रूपांतरित पत्तियां होती हैं। याद रखना, कभी भी पर्णाव पर्व का मतलब होता है जो पत्तियों से विकसित होते हैं। पत्तियों से विकसित होंगे तो इसमें
नोड और इंटरनोड नहीं पाई जाएगी, याद रखना है इसको। परिणाम पर्व का मतलब क्या होता है, देखो एक होता है फिल्लोड, एक होता है फिल्लोक्लेड। फिल्लोक्लेड होता है वो स्टेम का रूपांतरण है और उसमें क्या होगा, नोड और इंटरनोड मिलती हैं। जबकि फिल्लोड क्या होता है, लीफ का रूपांतरण होता है, लीफ का मॉडिफिकेशन होता है। तो इसमें क्या होगा, नोड और इंटरनोड नहीं मिलेंगे, लीफ में कभी नोड और इंटरनोड नहीं पाई जाती हैं। इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट होगा। ठीक है।